सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर beloved यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है पॉलिटी सीरीज का, जहां पर हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के साथ। देखिए, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को फंडामेंटल राइट्स से कंपेयर करें, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी। जो आर्टिकल नंबर पार्ट 3 में कितने आर्टिकल्स हैं? 12 से लेके 35 तक, जिनमें हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक मेंशन है? 14 से लेके 32 तक। ओके, और इसको हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। ये इन्फोर्सेबल और जस्टिसिएबल भी थी, मीन्स इनको लेके आप कोर्ट जा सकते थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पार्ट 4 में टोटल आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। ओके, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये हमने आयरलैंड से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, आयरलैंड से लिया है। और बात करें तो ये हमारी इन्फोर्सेबल भी नहीं है, ये हमारी जस्टिसिएबल भी नहीं है। ओके, अब अगर एक बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, तो ये क्या होती हैं? ये इट टेल्स अस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिफोर मेकिंग एनी लॉस। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, उनमें ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको माइंड में रखकर ही गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या स्टेट कुछ लॉ जो है वो क्रिएट कर सकता है। मीन्स उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर मेकिंग एनी लॉ दे मस्ट कीप दीज प्रिंसिपल्स इन देयर माइंड। ओके, बट ये इन्फोर्सेबल और जस्टिसिएबल भी नहीं है। मतलब अगर कहीं पर अगर स्टेट ने या पार्लियामेंट ने इनको फॉलो नहीं करा, तो आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे इन्फोर्सेबल थे। ओके, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। सरकार को ध्यान में रखकर पॉलिसीज या लॉ क्रिएट करना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखकर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो हमारे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। अब फंडामेंटल राइट्स क्या थे? देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करते थे। और वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये हमारे सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पार्ट 4 में है आर्टिकल 36 से 51 तक। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, इन्फोर्सेबल और जस्टिसिएबल नहीं है। कंपेयर हमने करके देखा फंडामेंटल राइट्स से। तो डीपीएसपीस का अगर पर्पस पूछ ले आपसे, तो इसका पर्पस क्या है? टू एस्टेब्लिश सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्लस फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ओके, अब ये पूरा जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, इसको स्कॉलर्स ने जो है वो 3 फिलॉसफी या 3 आइडियोलॉजी में बांटा है। ओके, 3 फिलॉसफी में बांटा है। पहला है गांधीयन फिलॉसफी, दूसरा है सोशलिस्ट फिलॉसफी और तीसरा हमारा है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी। ओके, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी। ये वर्ड्स आपको मतलब ऐसा जो सेपरेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बांटा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इस वे में, ये स्कॉलर्स ने बांटा है। अब गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखिए, गांधीयन फिलॉसफी में उसका मेजर फोकस रहेगा विलेज पंचायत के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर। ओके, तीसरा रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल के ऊपर। और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में उनका मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? उनका मेन फोकस रहेगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। और लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी में क्या रहेगा? इसमें रहेगा यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इक्वल लॉ क्रिएट करना, इंटरनेशनल पीस आ जाएगा एंड जुडिशरी सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव।
मतलब ये जो हमारे 3 आइडियोलॉजी हैं, गांधीयन, सोशलिस्ट, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेंगे कि इस वे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिवाइड करा गया है। ये केवल स्कॉलर्स ने अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करा है। ओके, अब चलिए एक एक करके पूरे आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 36 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 36 डेफिनेशन देता है स्टेट की, बट यहाँ पर जो डेफिनेशन रहेगी स्टेट की वो पार्ट 4 को लेकर रहेगी। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 भी था हमारा, उसमें डेफिनेशन जो स्टेट की थी वो पार्ट नंबर 3 के लिए थी, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स काय में है, पार्ट 4 में है, तो यहाँ पर पार्ट 4 से रिलेटेड डेफिनेशन रहेगी। आर्टिकल 37 क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है और जस्टिसेबल भी नहीं है, बट ये फंडामेंटल हैं इन द गवर्नमेंट्स। ओके, दे आर द फंडामेंटल इन गवर्नेंस बट नॉट जस्टिसेबल, नॉट इन्फोर्सेबल। 38 क्या बताता है, 38 बताता है कि ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस या वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके, तो गवर्नमेंट जो भी लॉ क्रिएट करे, पार्लियामेंट जो भी लॉ क्रिएट करे, उसको ये इंश्योर करना है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस रहना चाहिए। 39 क्या बताता है, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी लॉ बना रहा है तो वो इंश्योर करे कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो रहा हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो रहा हो, और चाइल्ड प्रोटेक्शन भी हो। अब यहाँ पर 39A जोड़ा गया था, इसको याद रखिए। जो 39A है उसको हमने ऐड करा था, वो ऐड हुआ था थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ 42 जो 1976 में हुआ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का। और इससे हमने क्या ऐड करा था, इससे हमने फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई थी। ओके, फ्री लीगल एड मतलब अगर किसी के पास वकील को हायर करने के पैसे नहीं है तो उसको लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए। ओके, 39 और 39A फ्री लीगल एड, 42 अमेंडमेंट 1976। 40 क्या बोलता है आर्टिकल, आर्टिकल 40 बोलता है कि टू इंश्योर द बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत्स। ओके, 41 क्या बोलता है, 41 बोलता है कि टू इंश्योर, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि टू इंश्योर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ओके, 42 क्या बोलता है, 42 बोलता है कि टू प्रोवाइड बेटर ह्यूमन कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ किसके लिए, फीमेल्स के लिए। ओके, 42 में 42 बोल रहा है कि गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ क्रिएट जब कर रहा है तो वो ये ध्यान में रखे कि बेटर वर्क कंडीशन होना चाहिए सिटीजन्स के लिए। 43 क्या बोलता है, 43 बोलता है कि डिसेंट लाइफ और एक डिसेंट लिविंग वेज देना चाहिए गवर्नमेंट को। ओके, और 43A क्या बोलता है, 43A बोलता है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट रोल। अब ये 43A किसके थ्रू ऐड करा गया है, 43A को हमने ऐड करा है, 43A को भी हमने 42 अमेंडमेंट ऑफ 1976 से हमने ऐड करा है। ओके, किसको, 43A को, जो बोल रहा है कि वर्कर्स का जो है वो पार्टिसिपेशन रहना चाहिए मैनेजमेंट में। अब 43B को भी हमने ऐड करा है। अब 43B को हमने किसके थ्रू ऐड करा है, वो 97th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा है 2011 में जो हुआ था। और 43B बोलता है कि कॉपरेशन सोसाइटीज़ को प्रमोट करना, जो भी हमारी कॉपरेशन सोसाइटीज़ हैं उनको प्रमोट करने का काम भी गवर्नमेंट का है। ओके, ये देखिए 43B 97th अमेंडमेंट जो कि 2011 में हुआ। ओके, 44 क्या बोलता है, यूसीसी के बारे में बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 क्या बोलता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर देना। अर्ली चाइल्डहुड केयर किस एज ग्रुप में, 0 से 6, यहाँ पर 0 से 6 है। 21A आर्टिकल क्या बोलता था, 6 से 14। ओके, ये याद रखिएगा। 46 क्या बोलता है कि अपलिफ्टमेंट करना। अपलिफ्टमेंट किसका करना, वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में क्या आता है, SC और ST। ओके, उनका अपलिफ्टमेंट करना। 47 क्या बोलता है कि टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन लेवल एंड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द सिटीजन। किसके थ्रू, मतलब प्रोहिबिट करना इंटॉक्सिकेंट को। इंटॉक्सिकेंट मतलब जैसे अल्कोहल। ओके, 48 बोलता है गवर्नमेंट को कि टू इंश्योर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड टू प्रोटेक्ट द काउ प्रोटेक्शन। ओके, 48A क्या बोलता है, 48A बोलता है कि टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये 48A जो है वो किसके थ्रू ऐड हुआ, 48A हमारा ऐड हुआ 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। ओके, या
48A, याद रखिएगा। ओके। 49 मोन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन के लिए बोलता है गवर्नमेंट को कि टू इंश्योर द मोन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन। ओके, जो भी लॉ बनाओ, जो भी पॉलिसीज बनाओ, इसको माइंड में रखो कि मोन्यूमेंट्स को जो है वो हार्म नहीं होना चाहिए। 50 क्या बोलता है? 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और 51 क्या बोलता है? इंटरनेशनल पीस। ओके, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब ये पूरे हमारे आर्टिकल्स हो गए 36 से 51 तक। हमने ये आइडियोलॉजी देखी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी और लिबरल आइडियोलॉजी। ओके, स्कॉलर्स ने जो डिवाइड करी है। अब कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर देख लेते हैं। उससे पहले हम एक दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, इसको लेके एक स्टेटमेंट दिया था अंबेडकर जी ने। जैसे अंबेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही यहाँ पर डीपीएसपीस के लिए उन्होंने बोला था कि ये नॉवल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। किसने बोला था? अंबेडकर जी ने बोला था। ओके, और ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, ये केटी शाह ने बोला था, प्रोफेसर केटी शाह ने बोला था। केटी शाह ने बोला था। उनने क्या बोला था? डीपीएसपीस आर लाइक चेक ऑन बैंक पेएबल एट कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। मीन्स आप बस इतना याद रखिए कि कहीं पर स्टेटमेंट में अगर बैंक आ गया या पेएबल आ गया, ओके, किसके स्टेटमेंट में? डीपीएसपी के स्टेटमेंट में, और वो पूछ ले कि ये किसके थ्रू बोला गया, तो वो होगा प्रोफेसर केटी शाह। बस इतना याद रखिए। ओके, सो इतनी बातें काफ़ी हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में जानने को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? कि वो पॉलिसीज, वो प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट को अपने दिमाग में रखने हैं बिफोर मेकिंग एनी लॉ। ओके, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। कहाँ से लिए हमने? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। पार्ट 4 में डिफाइन है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक पूरा हमने डिस्कस करा, 36 से 51 तक, और कुछ अमेंडमेंट्स जो उनमें हुए। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। जैसे विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। देखिए वेलफेयर स्टेट का आइडिया किसका है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ओके, पॉजिटिव इन नेचर है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स जो कि निगेटिव इन नेचर में थे, बट ये पॉजिटिव इन नेचर में है। प्रमोट वेलफेयर एंड हार्मोनी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया। आर्टिकल नंबर 44। देखिए यूसीसी पहली बार किसने इंप्लीमेंट करा था? उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट करा था। कब करा था? फर्स्ट स्टेट बना था यूसीसी बिल को इंप्लीमेंट करने वाला। ओके, गुजरात ने पास करा है बिल। कब करा है बिल पास? मार्च 2026 में करा है। ओके, उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना था। आपको कमेंट में बताना है उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट तो बना था यूसीसी बिल को पास करने वाला, बट आपको ईयर बताना है कमेंट्स में। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड रिप्लेस करता है पर्सनल लॉस, जैसे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ को कॉमन लॉ से एक कॉमन लॉ लाता है। ओके, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। 3 क्लासिफिकेशन थे हमारे, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल। ये वाला तो था ही नहीं, है ना, ऑथोरिटी से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। ये देखिए, ये आर्टिकल्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा किस फिलॉसफी या किस कैटेगरी में आता है। अगर याद कर सकें तो कर लीजिएगा, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि 48 कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। देखिए 50 में क्या है? 50 में हमारा सेपरेशन है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। 51 में इंटरनेशनल पीस है। 48 में तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री को लेके था ना, तो 49 होगा मोन्यूमेंट्स को लेके। ये देखिए, इंडिया प्रोटेक्ट्स मोन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कम्स अंडर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। देखिए इसको मैं एक ट्रिक से याद करा सकता हूँ अगर आप याद करना चाहें। जैसे ये जो यहाँ पर दिया है ना, गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी बात करते हैं कि भैया मैं तो विलेज में रहूँगा, विलेज पंचायत मेंटेन करूँगा, मैं वहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्री खोलूँगा और वहाँ पर बैन कर दूँगा स्लॉटर के ऊपर, मीन्स काउ प्रोटेक्शन जो है वो मैं वहाँ पर एनहेंस करूँगा। गांधी जी बोल रहे हैं कि वहाँ पर प्रोहिबिट करूँगा एल्कोहल को भी। तो गांधी जी विलेज में रह रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री ओपन करेंगे, बैन करेंगे, क्या बैन करेंगे स्लॉटर को, काउ प्रोटेक्शन को एनहेंस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे कि कैसे इम्प्रूव करा जाए, है ना, और प्रोहिबिट करेंगे इंटॉक्सिकेंट्स को। ओके, तो ये देखिए, इंडिया प्रोटेक्ट्स मोन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कम्स अंडर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स।
सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब सोशल होना, ओके, सोशल जस्टिस देना। सोशल होना है आपको तो इक्वल जस्टिस लेना पड़ेगा, फ्री लीगल एड देना पड़ेगा। सोशल होना है आपको तो राइट टू वर्क वर्क करना पड़ेगा, जब ही आप सोशल हो पाएंगे। ये ट्रिक हो सकती है हमारी। और सोशल अगर हमें होना है तो एक डिसेंट लाइफ जो है पहले हमें अपनी बनानी पड़ेगी। ओके, देखिए यहाँ पर इसका एम भी दिया है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इंश्योर वेलफेयर। ऐसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। ओके, फिर बाकी अगर जैसे यूसीसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर हो गया, सेपरेशन जुडिशरी का, या इंटरनेशनल पीस, हमारे ये सब हमारे काय में आ जाएंगे, लिबरल। ये दो याद कर लेंगे आप तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये देखिए, हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट in the Indian Constitution were amended by the 44th Amendment Act of 1978। देखिए, एक अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 के थ्रू, जहां पर हमने 38 जो हमारा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, 38 आर्टिकल, जो ये बोलता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, उसमें हमने एक और पॉइंट ऐड करा था कि टू इंश्योर minimize inequalities in terms of income, status, facilities and opportunities। ओके, 44th अमेंडमेंट से एक ऐड हुआ था ओरिजिनल लिस्ट में। ओके, 38 में, याद रखिएगा, एक पॉइंट ही ऐड हुआ था, और वो हमने काय में करा था, 38 में करा था। The working conditions also include prevention of sexual harassment of working women and making arrangements in the organization for it। This falls under maternity leave और बेटर करना वर्किंग कंडीशन को अंडर द आर्टिकल ऑफ 42। यूसीसी 44 में आ जाएगा हमारा। ओके, 45 में हमारा एजुकेशन प्रोवाइड करना, किस एज ग्रुप में, 0 से 6, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें 0 से 6 बोला गया था, और हमारा जो 21A था उसमें हमारा क्या बोला था, 6 से 14। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना, वही। अब देखिए यहाँ पर 43 आ गया। 43 में क्या बोला था, 43 में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बोला था 43A में। 43 में बोला था डिसेंट लाइफ, डिसेंट लिविंग वेज प्रोवाइड कराना। ये देखिए 41 में राइट टू वर्क, तीन चीज़ें, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस। 43A 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना। हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड और अमेंडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको माइनर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 42nd अमेंडमेंट को, जो कि 1976 में हुआ। उससे 4 हमारे जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए थे। कौन कौन से 4 ऐड हुए थे ये देख लीजिए। 39F हुआ था हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, किसके, चिल्ड्रन के। 39A हुआ, अभी हमने देखा। 43A हुआ, वो भी देखा हमने। 48A हुआ। ओके, ये 4 याद रखिएगा। Which of the following is a feature of the directive principles of state policy of the Indian Constitution। देखिए फीचर क्या है, कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, मीन्स अगर स्टेट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको इग्नोर भी कर देना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, पॉजिटिव इन नेचर, फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है। दे कैन नॉट बी सस्पेंड, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते थे बट आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता था। बट ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। The directive principles of state policy in the Constitution of India were borrowed from the Constitution of Ireland, Irish Constitution। ओके, 4 अमेंडमेंट हुए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, 51 आर्टिकल में आता है ना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, और 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, अभी हम आगे देखेंगे। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 मॉडिफाइड विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 86 2002। ओके, सो ये जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 45। अब क्या अमेंड हुआ देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर देना, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन को, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 6 to 14। ओके, देखिए अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं।
जो हमारा ओरिजिनल 45 आर्टिकल है ना, मतलब ओरिजिनली 45 आर्टिकल में क्या था, ओरिजिनली 45 आर्टिकल में लिखा था कि 6 से 14 एज ग्रुप के चिल्ड्रन को प्राइमरी प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ओके, फ्री प्राइमरी प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। बट जब हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 हुआ ना, तो ये यहाँ पर हमने चेंज करा, यहाँ पर 45 आर्टिकल में हमने चेंज करा और अब इसको कर दिया 0 से 6 एज ग्रुप में, ओके, 0 से 6 एज ग्रुप कर दिया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। अब क्या हो गया, जो 6 से 14 वाला जो था वो हमने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, 21A में फंडामेंटल राइट बना दिया वो हमारा, ओके। सो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा वो आपका कि 45 में पहले क्या था, 45 में पहले 6 से 14 था, बट फिर 86 के थ्रू हमने 0 से 6 कर दिया और जो 6 से 14 का एज ग्रुप जो था वो 21A में डाल दिया, जो अब हमारा फंडामेंटल राइट बन गया। और किस अमेंडमेंट से, 86 का, जो कि 2002 में हुआ था। द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2011 में हुआ, उसने क्या डीपीएसपी को ऐड करा था, ओके। 97th में क्या हुआ था, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B, याद होना चाहिए आपको, ओके। देखिए 97 2011 में हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग। विच डीपीएसपी इज रिलेटेड टू सेपरेशन, सेपरेशन कब होगा, 50 में होगा, ओके, 50 की एज में सेपरेट हो जाएगी। ऐसे हम याद रख सकते हैं ना, 50 की एज में हमारी सेपरेशन हो गई, मीन्स हमारी जो यूथ लाइफ थी वो सेपरेट हो गई, अब हम जो है वो ओल्ड एज ग्रुप में आ गए, ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। ट्रिक है 50 में। और 44 में क्या था, यूसीसी था, उत्तराखंड ने पहली बार इम्प्लीमेंट करा था, आपको ईयर बताना है, ओके। 43 में क्या था, 43 में हमारे वही डिसेंट लाइफ डिसेंट लिविंग था, 43A। 43B में क्या थी, 43A में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन था और 43B में हमारा क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन। और 48 में क्या था, 48 में हमारा एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन प्लस एनिमल हस्बेंड्री। Which DPSP aims at promoting educational and socio and economic interest of weaker section, okay, 46 educational and economic interest SC/ST and weaker sections। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे इसके क्वेश्चंस तो बहुत कम है पर हमें समझ लेना चाहिए अच्छे से। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे पार्ट 4 का ही हिस्सा है, बट ये पार्ट 4A में है और आर्टिकल नंबर 51A में है, ओके। आर्टिकल 51 क्लॉज ए में है और पूरी की पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक ही आर्टिकल में, आर्टिकल 51 क्लॉज ए में। सब क्लॉज ए से के तक हैं, अभी हम देखेंगे। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, वो हमने कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से लिया था, याद रखिएगा, यूएसएसआर से ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। और इसको रिकमेंड किसने करा था, सोरेन सिंह कमेटी ने करा था रिकमेंड। सोरेन सिंह कमेटी ने बोला था कि हम आपको 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रहे हैं, ओके। उन 8 में से हमने 5 एक्सेप्ट करी थी और 3 रिजेक्ट कर दी थी, 5 एक्सेप्ट हुई थी और 3 रिजेक्ट हो गई थी। और बाकी की 5 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स जब इंदिरा गांधी के टाइम पर ही ये आई थी, इन्फोर्स हुई थी, तो 5 सोरेन सिंह कमेटी से हमने उठाई, 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी। टोटल कितनी हो गई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। मतलब ओरिजिनली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। जो 11th ऐड हुई है वो हुई है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 2002 में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे उस समय। तो करंट में अभी हमारे पास 11 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट ओरिजिनली 10 थी। और ये 11वें में क्या ऐड करा गया, 11वें में वही जो 21A में है कि एजुकेशन को रिलेटेड है ना, एज ग्रुप 6 से 14 तक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। अब एक एक करके समझ लेते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सोरेन सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी, उनने 8 रिकमेंड करी थी, जिनमें से 5 एक्सेप्ट हुई थी, 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी और टोटल 10 थी ओरिजिनली। 11th अभी करंट में हमारी कब हुई, 86 से 2002, ओके। कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, यूएसएसआर से हमने लिया।
इतनी बात समझ में आई अब आपको? कहाँ है? पार्ट 4A में है, आर्टिकल नंबर 51 क्लॉज ए में है। ओके, अब चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। अब जो हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है उसको हम ऐसे पढ़ेंगे, देखिए आर्टिकल नंबर 51 क्लॉज ए, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, ऐसे करके के तक पूरे। ओके, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ए में हमारा क्या आ जाएगा? आर्टिकल 51 क्लॉज ए, सब क्लॉज ए में आ जाएगा हमारा, पहली फंडामेंटल ड्यूटी हो गई कि अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। ओके, दूसरी हमारी हो जाएगी चेरिश करना आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। बी है ना, बी हमारा अल्फाबेट में कौन से नंबर पे आता है? दूसरे पे आता है, बी से हमारा बापू याद रखें आप। ओके, बी बापू, सेकंड नंबर। सी हो जाएगी प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सी हमारे कौन से नंबर पे आता है? अल्फाबेट में 3 नंबर पे आता है ना, तो 3 वर्ड्स याद रखिए, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। 4 हमारा क्या हो जाएगा? डिफेंड करना कंट्री को एंड रेंडर नेशनल सर्विस। ओके, 5 से हमारा हो जाएगा प्रमोट करना, मीन्स आर्टिकल 51 क्लॉज ए, सब क्लॉज ई, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? टू प्रमोट हार्मोनी, ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट वुमेन। 6 में प्रिजर्व रिच कंपोजिट कल्चर एंड हेरिटेज। देखिए 6 एफ, अल्फाबेट जो है हमारा एफ वो 6 नंबर पे आता है ना, तो 6 से क्या हो जाएगा? मीन्स एफ से हमारा क्या हो जाएगा? प्रिजर्व रिच कंपोजिट कल्चर एंड हेरिटेज, और एफ से हम क्या ले सकते हैं? फोर्ट। ओके, फोर्ट, रिच कंपोजिट कल्चर एंड हेरिटेज, हेरिटेज में फोर्ट्स भी आ जाएंगे ना। 7, देखिए G7, जी हमारा क्या है? ग्रीनरी, जी से ग्रीनरी आता है, और जी जो है वो अल्फ़ाबेट में 7 नंबर पे आता है, तो 7th फंडामेंटल ड्यूटी क्या हो जाएगी? नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, और 8 में हमारे पास क्या है? 8 में हमारे पास है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड इंक्वायरी। एच, ह्यूमनिज्म, एच अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। ओके, तो याद रखिएगा, ह्यूमनिज्म जहाँ पर दिख जाए आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 51 क्लॉज ए, सब क्लॉज एच। ओके, ह्यूमनिज्म इससे कंसीडर करिएगा। पूरे ए बी सी डी ई ऐसे करके के तक हैं, 11 हमारा के है। ओके, 9 में क्या आ जाता है? मीन्स 9 सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। 9 में क्या आएगा हमारा? आई। ओके, और 10 में क्या आ जाएगा? 10 मतलब जे, आर्टिकल 51 क्लॉज ए, सब क्लॉज जे। ओके, इसमें आ जाएगा स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंसी इन ऑल स्पेयर्स, और 11 में हमारा वही प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू 6 to 14 ईयर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जैसे विच कमिटी हैड प्रपोज फाइन और पनिशमेंट फॉर नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए सोरेन सिंह कमेटी ने ना बोला था कि अगर कोई भी सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर एक फाइन होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय एक्सेप्ट नहीं करा, मीन्स फाइन नहीं होता है, बट सोरेन सिंह कमेटी ने बोला था कि फाइन होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए ये तो है, ये भी है ब्रदरहुड, फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है, ये नहीं है। पब्लिक इलेक्शंस मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है आपकी कि वोट करना पब्लिक इलेक्शंस में। ओके, ये देखिए 42nd से हमने इंट्रोड्यूस करी, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इन्फोर्स हुई थी। ओके, सोरेन सिंह कमेटी ने तो 8 ही करी थी, ओरिजिनली 10 थी। कब इंट्रोड्यूस हुई? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। नाउ 11 है क्योंकि 86 अमेंडमेंट जो हुआ 2002 में उससे 11वीं जोड़ी गई। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज एजुकेशन से डील करती है, 6 to 14। ओके, कंपलसरी एजुकेशन, यही हमारा 21A आर्टिकल कहता है। अभी हमने डिफरेंस भी देखा, 45 हमारा पहले कहता था 6 से 14, बट हमने जो 86 अमेंडमेंट करा था तो हमने ये बात बोल दी थी कि आप 45 देखेगा 0 to 6, और 6 से 14 काय में डाल दिया? 21A में डाल दिया। ओके, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। ओके, आयरिस से हमने क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और ब्रिटेन से क्या लिया? ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? आपको बताना है ये, चलिए।
पार्लियामेंट्री सिस्टम वैसे मैं बता देता हूँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने ब्रिटेन से लिया, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है ना। ये देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स में प्लेस्ड नहीं है, जो कि इसलिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नॉन नॉन जस्टिसिएबल हैं, नॉट प्लेस्ड इन फंडामेंटल राइट्स। चलिए, यहाँ पर हमारा पूरा लेक्चर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एंड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें हमने, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। ओके, 30 मिनट का अप्रॉक्स ये हमारा पूरा सेशन रहा होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको उसके आंसर जो है वो कमेंट्स में बताने हैं। पहला, आर्टिकल नंबर 32। ओके, आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा कि राइट टू इक्वालिटी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तीसरा आपको बताना है कि हमने फंडामेंटल राइट्स अपने लास्ट लेक्चर में देखे। ओके, अब आपको बताना है उसमें कि पहले हमारे जो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उससे हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था, तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब आपको बताना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से नंबर का था और किस ईयर में हुआ था। ये 3 क्वेश्चंस आपके। 32 आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला। ओके, पहली बात आपको ये बतानी है। दूसरी आपको बतानी है कि राइट टू इक्वालिटी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है वो किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, और जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हटा था वो कौन से नंबर के अमेंडमेंट से हटा था और किस ईयर में हटा था। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्विक रिवीजन के साथ और कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के साथ।